चलिए गाइस, वन पीस चैप्टर नंबर 1155 आ चुका है और इस चैप्टर में सिर्फ रॉक्स की बात हुई है। रॉक्स ये, रॉक्स वो, रॉक्स ने ये किया, रॉक्स इतना स्ट्रांग था, रॉक्स बस अपनी मूत की धार से ही बाढ़ ला देता था, वगैरह वगैरह। मतलब रौला जमाया है भाई ने चैप्टर में। इस चैप्टर को पढ़ के कुछ हजार लोग रॉक्स के फैन बनी जाने वाले, उनमें से एक मैं भी हूँ। फिर भी जो भी हो जाए, आखिर में जाके गॉड वैली में मरना ही है भाई को। फिर भी मानना पड़ेगा, बंदे में दम तो है भाई। फेस टू फेस ईमू से बकचोदी करके आया है। इसी बात से पता चलता है बंदा कितना स्ट्रांग होगा। बाकी शुरू करते हैं वन पीस चैप्टर नंबर 1155 द रॉक्स पायरेट। देखा, चैप्टर के नाम में ही रॉक्स है। खैर, चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला वाला एंड हुआ था। लोकी के सामने अभी रॉक्स पायरेट है। पिछले चैप्टर में रॉक्स ने जो 2 सवाल पूछे थे ना, उसका जवाब देते हुए लोकी बोलता है ये एल्बाफी है, लेकिन डैड यहाँ पे नहीं है, वो अभी समंदर की यात्रा पर गए हैं। और वैसे तुम सब सच में ह्यूमंस हो क्या? मैं पहली बार देख रहा हूँ तुम सबको। जिस पर रॉक्स बोलता है 1 मिनट, तूने अभी डैड कहा? तू हेराल्ड का बेटा है? और शायद मेरे ख्याल से वो कितना भी दूर चला जाए, उस तक पहुँचने का कोई तो तरीका होगा जरूर तुम्हारे पास। ठीक है, फिर तेरा नाम क्या है? जेबेक पूछता है। लोकी। जिस पर जेबेक बोलता है ऑल राइट लोकी, मैं जो बोलता हूँ वो करना। अभी के अभी अपने घर जा, किसी को अर्जेंट में अपने पापा को मैसेज भेजने को बोल। मैसेज कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोकी सीरियसली इंजर्ड हो गया है, तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। जो सुन के लोकी गुस्सा हो जाता है और बोलता है ओए अपनी जबान संभाल कर, तुझे मैं कोई ऐसा बंदा लगता हूँ जो किसी ह्यूमन की बात मानेगा? तुझे क्या लगता है मेरा बाप सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसलिए आ जाएगा क्योंकि मैं इंजर्ड हो गया हूँ? और वैसे भी तुझ जैसे कमजोर बंदे से मुझे ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सुनते ही जेबेक लोकी को बताता है कि किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। जेबेक अपनी स्वॉर्ड निकालता है और लोकी पर एक स्ट्राइक कर देता है। तभी हमें बताया जाता है रॉक्स की स्वॉर्ड टेक्निक थोड़ी सी अलग है। वो काटती नहीं है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। रॉक की स्ट्राइक लगते ही ऐसा लगता है जैसे सामने वाले ने किसी बड़े से हथौड़े से या कैनन बॉल से उस पे वार किया है। आसपास की सारी चीज तबाह हो जाती है। इसके बाद जेबेक हंसते हुए बोलता है लो भैया, लोकी सीरियसली इंजर्ड हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, रेवरी के टाइम। और यहीं पे पहली बार हेराल्ड रॉक से मिला था। उस समय रेवरी में जेबेक ने 5 किंग्स को किडनैप कर लिया था। और इतना ही नहीं, ये बंदा रूम ऑफ फ्लावर तक भी पहुंच गया था। और ये वही जगह है जहाँ पे अपने ईमू समा मजे करते हैं। उसकी सर्वेंट भी उसके साथ है जो कि शायद गुनको है। और जेबेक वहीं पे ईमू के सामने अपने एक हाथ में गन लेके बैठा हुआ है। डैम, इस तरह का गूदा मैंने आज तक किसी में नहीं देखा वन पीस में। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के सामने मजे से बैठा है। ईमू भी एकदम चिल है। दोनों के बीच में बातचीत चल रही है जहाँ ईमू बोलता है तुझे क्या लगता है बस 5 किंग्स को किडनैप कर लेने से तू मुझे ब्लैकमेल कर लेगा? मेरे लिए उन कीड़ों की जान की कोई कीमत नहीं है। जिस पर जेबेक बोलता है मुझे पता है, कम से कम इससे होली लैंड में भूचाल तो आ ही गया। और फिर हमें बताया जाता है ऐसा पहली बार हुआ था और आखिरी बार भी जब कोई बंदा होली लैंड के इतने अंदर तक फ्लावर रूम तक पहुंचा हो। और वो बंदा खुद को डेवी जोन्स पायरेट कहता है। उसे पता था उस समय वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया। और जाते जाते उसने ईमू से कहा जस्ट वेट, वन डे मैं वापस जरूर आऊंगा। वैसे तो ये घटना लोगों के सामने कभी आई नहीं और इत्तेफाक से उसी दिन एक और घुसपैठिया होली लैंड में घुस गया था। हेराल्ड की बात चल रही है। हेराल्ड सबके सामने आ गया है। कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन उसे पकड़ के उसका स्लेव बनाने की फिराक में है और कुछ लोग उसे इंस्टेंटली मारने की फिराक में है। वहाँ के गार्ड्स हेराल्ड के पीछे पड़ चुके हैं। और फिर हम देखते हैं हेराल्ड जल रहा है और भागते भागते बोलता है भाई गरम है, मैं तो बस नेगोशिएशन करने आया था यहाँ पे। मुझे पता है ऐसे बिन बुलाए आना गलत बात है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं किडनैपर नहीं हूँ। और जिसने सचमुच ये किया है रॉक्स, उसे एक एडमिरल पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रॉक्स ने एडमिरल ही पेल दिया। और अभी वो सीधा कैसल की तरफ जा रहा है और उसके सामने से हेराल्ड भी भागता हुआ आ रहा है। हेराल्ड उसे देखते ही समझ जाता है किंग की किडनैपिंग इसी ने की है और सारा इल्जाम उस पर आ गया। हेराल्ड गुस्से में उस पर अटैक करने को तैयार हो जाता है। जेबेक भी हेराल्ड को देख के हैरान है, जायंट होली लैंड में क्या कर रहा है? और अगले ही पल दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। और भाई साहब इतना जोरदार क्लैश होता है कि 5 किलोमीटर के दायरे की सारी चीज उठ जाती है। और गाइस तुमको तो पता ही है, तलवारें क्लैश करना मतलब एक तरीका होता है एक दूसरे के बारे में जानने का। भाई कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलता है तो खून में उबाल सा आ जाता है। और उसी उबाल के साथ जेबेक पूछता है हेराल्ड से तुम्हारा नाम क्या है भाई? दोनों एक दूसरे का नाम बताते हैं। इसके बाद रॉक्स हेराल्ड से बोलता है देख भाई, अगर तुम पकड़े गए तो वो लोग तुम्हें स्लेव बना देंगे, इसलिए अपना अगला स्ट्राइक टाउन की तरफ रखना। लेकिन क्यों? हेराल्ड पूछता है। भाई ज्यादा सवाल मत पूछ। इसके बाद दोनों टीम अप कर लेते हैं क्योंकि दोनों को ही यहाँ से निकलना है। भाई वैसे मैं वापस एल्बाफ कैसे जा सकता हूँ? हेराल्ड रॉक से पूछता है।
जिस पर रॉक्स बोलता है न्यू वर्ल्ड उस तरफ है, वैसे भाई अगर हम यहाँ से बच के निकल जाते हैं तो फिर कभी मिलते हैं, ठीक है। जिस पर हेराल्ड बोलता है भाई चूतिया है क्या, मैं तुझ जैसे क्रिमिनल से भला क्यों मिलने लगा। और ये बोलकर हेराल्ड रॉक्स के साथ रेड लाइन से नीचे कूद जाता है। इतना बड़ा शरीर है, बच ही गए होंगे। इसके बाद हमें बताया जाता है जेबेक ने एक नेवी एडमिरल से फाइट की थी, जिसमें एडमिरल काफी इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से वो मर गया। और इस तरह का कांड तो आज तक किसी ने नहीं किया था, इसलिए जेबेक की ख्याति फट पड़ी, हर कोई उसे जानने लगा। बुरे काम के लिए ही सही, लेकिन अब जो भी है यही है। इस इवेंट के कुछ समय बाद एक शिप जिसमें सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए ट्रिब्यूट था, उस पर अटैक हुआ और सब कुछ चुरा लिया गया, जिस बीच गेट ऑफ जस्टिस डिस्ट्रॉय हो गया। अटैकर्स भाग गए और चोरी किया हुआ माल रॉक्स पायरेट को बिल्ड करने में हुआ। उस समय तक रॉक्स गवर्नमेंट के साथ साथ पायरेट्स पर भी अटैक करना स्टार्ट कर चुका था और पायरेट वर्ल्ड में एक ट्रेडिशन लंबे समय से चला आ रहा था, डेवी बैग फाइट, जिसमें पायरेट्स क्रू एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और दाव पर लगा होता है उनका पायरेट फ्लैग और उनके क्रूमेट्स। ऐसा हमने कुछ लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क में देखा था। फॉक्सी पायरेट्स के खिलाफ अपने भाई लोग लड़े थे। खैर रॉक्स ने इस ट्रेडिशन का भरपूर फायदा उठाया अपना क्रू बिल्ड करने में। भाई ने चूतियों का एक ग्रुप तैयार कर दिया है पूरा, लेकिन स्ट्रॉन्ग चूतिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। और फिर इसके बाद निकल पड़ते हैं ये लोग एल्बाफ की तरफ और यहीं पे जेबेक का फ्लैशबैक खत्म होता है। अभी जेबेक एल्बाफ के कैसल में है। इसके अलावा हेराल्ड भी वापस आ गया है क्योंकि उसका बेटा लोकी इंजर्ड है भाई। हेराल्ड लोकी की चिंता करते हुए बोलता है तुम्हें अंडरवर्ल्ड में नहीं जाना चाहिए, वो काफी खतरनाक जगह है तुम्हारे लिए। और हेराल्ड का लोकी की चिंता करना लोकी को काफी कंफ्यूजिंग लगता है, पहली बार उसकी कोई चिंता कर रहा है। इसलिए लोकी मन में सोचता है डैड सच में वापस आ गए, पक्का ये कोई इत्तेफाक ही होगा, उनके आने की कोई और ही वजह होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे लिए वापस आए। इसके बाद हेराल्ड रॉक्स पायरेट से मिलता है। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, आई मिस्ड यू हेराल्ड। रॉक्स हेराल्ड से बोलता है भाई तुझे मेरा क्रू ज्वाइन करना चाहिए, वैसे भी वर्ल्ड गवर्नमेंट तेरी बातें सुन तो रही नहीं है। जिस पर हेराल्ड बोलता है बकचोदी मत कर, अगर मैं तुझ जैसे क्रिमिनल के साथ सेल करने लगा तो अब तक जो भी मैंने बिल्ड किया है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिस पर रॉक्स बोलता है देख भाई तूने अब तक जिनसे भी अलायंस बनाया है वो सब गवर्नमेंट के प्यादे हैं, ये सब करने से कुछ नहीं होगा भाई, तुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। एल्बाफ में ग्रेट वॉरियर्स है, बस कुचल दे सब कुछ। इसके अलावा हमें रॉक्स के साथी दिखाए जाते हैं, व्हाइट बियर्ड, स्टूसी, सिकी। इसके बाद हेराल्ड बोलता है भाई ये सब कुछ बर्बाद कर देना, ये तरीके हमने छोड़ दिए हैं। जिस पर रॉक्स बोलता है भाई बकचोदी मत कर, लोग कभी नहीं बदलते, खून की प्यास तुम लोगों के खून में है। इसके बाद हेराल्ड रॉक्स पायरेट से बोलता है गाइस तुम लोगों को पता भी है इस बंदे को फॉलो करने से क्या हो सकता है, तुम बस अपनी जिंदगी बर्बाद ही करोगे। जिस पर सिकी बोलता है फॉलो इस चूतिए को, मजाक मत कर भाई, हम सब अपने हिसाब से काम करते हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता इससे मरे बेंचोद। और स्टूसी बोलती है मैं भी इसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि इसके प्लान में मुझे मेरा फायदा दिख रहा है। स्टूसी, सिकी द गोल्डन लायन और व्हाइट बियर्ड के बारे में तो हम जानते ही है। बाकी के 3 बंदों में से एक डॉन मार्लोन वेस्ट ब्लू का एक गैंगस्टर है, सांप जैसी जीभ वाला ये बंदा ओचुकू है और लास्ट गांजाई द स्मगलर है। एक से बढ़कर एक चूतिए बंदे को चुना है रॉक्स ने। खैर इसके अलावा उस समय हचिनोसू, जिसे पायरेट आइलैंड भी कहते हैं, कई सारे कंट्रीज अपने यहाँ के क्रिमिनल्स को यहाँ पे पटक देते थे। वहाँ पे खाने को ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए लोग भूख से ही मर जाते थे, तो कह सकते हो लोगों के लिए हेल जैसी जगह थी वहाँ पे। लेकिन पिछले साल ही सारे क्रिमिनल्स एक साथ हो गए और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक मैसिव गोल्ड रिजर्व मिला है और एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन उनकी मदद कर रही है उसका सदुपयोग करने में। और गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आ रहा, क्रिमिनल्स को वहाँ पे मरने के लिए भेजा था, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को वहाँ का गोल्ड चाहिए, इसलिए उन्होंने कई सारे शिप्स हचिनोसू पर भेजे, लेकिन सारी शिप्स डूब गई, नहीं डुबा दी वहाँ के क्रिमिनल्स ने। मतलब जिन क्रिमिनल्स को गवर्नमेंट ने वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया था अब खजाने की रक्षा करने वाले सांप बने हुए हैं। गवर्नमेंट काफी परेशान थी, इसलिए मौके पर चौका मारते हुए रॉक्स ने गवर्नमेंट से एक डील कर दी, वो लोग उस आइलैंड पे जाएंगे, सबको पेल देंगे और आइलैंड को गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे, बदले में गवर्नमेंट को उनको अच्छा दाम चुकाना होगा। देखो गाइस कोई चूतिया ही होगा जो रॉक्स पर भरोसा करेगा। और गाइस अब तक तो तुमको पता चल ही गया होगा वन पीस की गवर्नमेंट चूतिया है, लेकिन भाई रॉक्स में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि सबको जाके पेल ही देगा। आओ मैं तो भूल ही गया था, इसके पास व्हाइट बियर्ड, सिकी जैसे मॉन्स्टर्स है और इन सबको पेल के अपने पीछे चलने पे मजबूर करने वाला ये खुद भी मॉन्स्टर ही है, तो हाँ ये तो कर ही लेगा। खैर जेबेक का प्लान भी गवर्नमेंट को धोखा देना ही है। जैसे ही गवर्नमेंट से पैसे मिल जाएंगे सभी क्रिमिनल्स को पीट के आइलैंड और गोल्ड को अपने
कब्जे में कर लेंगे और वहाँ के सभी क्रिमिनल्स को अपने अंडर ले लेंगे ताकि गवर्नमेंट वहाँ पे आने का सोचे भी ना। और ये बस भाई का आधा प्लान है। ये कर लेने के बाद आइलैंड को बेस बनाएंगे, नेवी पेल देंगे, होली लैंड पेल देंगे और बनेंगे किंग ऑफ द वर्ल्ड। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे दुश्मन कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े लोग नहीं है? लेकिन नहीं, तू असल में पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाने की बात कर रहा है, हेराल्ड बोलता है। जिस पर रॉक्स बोलता है मैं कर लूंगा यार, और वैसे भी किसी एक के हाथ में हमेशा पावर नहीं रहने वाली। जॉइन मी हेराल्ड, अगर तू और मैं टीम बन जाए तो कोई हमें नहीं रोक पाएगा। हेराल्ड मना कर देता है। फिर भी रॉक समझाते हुए बोलता है हेराल्ड को मान जाना यार, पूरी दुनिया मुट्ठी में होगी अपने। हेराल्ड तब भी मना ही करता है क्योंकि हेराल्ड ने ईडा की ज्ञान की चटनी चाट ली है, मतलब अच्छा बंदा बन गया है अब हेराल्ड, वो अब ऐसे गंदे काम नहीं करता। लेकिन भाई लोकी के आंखों में चमक आ गई है रॉक्स का प्लान सुनकर। उसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई फिर भी मैं देख सकता हूँ, मुझे साफ साफ दिख रही है। लोकी को उसकी इस बेकार सी जिंदगी का सॉल्यूशन रॉक्स में दिखाई दे गया है। इसके बाद जरूर लोकी ने रॉक्स को ज्वाइन करने की डिमांड की होगी, लेकिन रॉक्स ने पीट पाट के उसको साइड में हटा दिया, देखा है हमने पिछले कुछ चैप्टर में। इसके बाद 4 साल बीत जाते हैं और अब भी हेराल्ड रॉक्स के इनविटेशन को वो रिजेक्ट ही कर रहा है। और फिर एक दिन रॉक्स को उसके प्लान का फल मिलता है। उसने पूरी दुनिया हिला दी अपने मॉन्स्टरस क्रू की मदद से। और इसी के साथ द लेजेंडरी एम्बर्ग के साथ चैप्टर का अंत होता है। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं रॉक्स का फैन हो गया हूँ। बंदे ने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना दिया बस अपने गोल को हासिल करने के लिए। बंदे को मंजूर ही नहीं है कोई उस पर रूल करे। मुझे और देखना है यार रॉक्स को, लेकिन बस इसी फ्लैशबैक तक ही सीमित रहने वाला है। इसके साथ क्या होने वाला है पहले ही हमने देख लिया है, लेकिन इसकी मौत अभी तक कंफर्म नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बाय।